पिछले 2 दशक से बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना को अपनी जान की हिफाजत के लिए मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और इस वक्त वो निर्वासन की जिंदगी जीने को मजबूर दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। ये हालात क्यों पैदा हुए, इसके पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, क्या इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा रोल है, बीएनपी किस तरह से इसके पीछे दिखाई दे रहा है, सवाल क्यों अमेरिका और चीन पर भी खड़े हो रहे हैं, इनका विश्लेषण करें। इससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें क्या कहती हैं, जो ढाका में लूट मार का एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा खाका खींच रही हैं, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश की संसद लूट रही है, न सिर्फ वहां का प्रधानमंत्री आवास लूट रहा है, बल्कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में कानून व्यवस्था को लिया और उसके बाद हमने देखा कि शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और साथ ही आप देखिए कि न सिर्फ मुल्क छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, वहां पर जिस तरह से एयरफोर्स ने शेख हसीना की मदद की भागने में, वहीं दूसरी तरफ आर्मी जो है वहां अब नए सत्ता के निर्माण में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सवाल उस पर कूके भी उठ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बैठी हुई आर्मी एक कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करके दरअसल कुछ और तस्वीर पेश करना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानना समझना जरूरी है। अगर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ये हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि वहां पर आरक्षण को लेकर जो खड़ा हुआ आंदोलन है वहीं शेख हसीना पर भारी पड़ा, तो शायद आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण के आंदोलन का परिणाम नहीं है। क्योंकि आरक्षण जिस पर विवाद हुआ उसे तो वापस ले लिया गया था, लेकिन क्यों प्रदर्शनकारी वापस नहीं लौटे, क्यों वो हिंसा पे उतारू रहे, क्यों सैकड़ों लोग मारे गए, क्यों पुलिस बल जो है वो हिंसा में शामिल हुई, और क्यों दरअसल ऐसी नौबत आई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि अपनी जान बचाकर अपना ही वो मुल्क छोड़कर भागना पड़ा जिसका निर्माण उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। ये हालात दरअसल किस तरह से बनते चले गए, जरा इसको समझिए। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे उस बीएनपी की यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की भूमिका की, जिसने आईएसआई के साथ एक बड़ी सांठगांठ की। पाकिस्तान लंबे समय से उस चीज़ को झेलता रहा है जो बांग्लादेश विभाजन के रूप में उसे मिला है, और लंबे समय से पाकिस्तान की ये कोशिश रही, आईएसआई की कोशिश रही कि किस तरह से अनरेस्ट बांग्लादेश में क्रिएट किया जाए। क्योंकि पिछले 2 दशक में देखिए तो बांग्लादेश प्रगति की राह में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश एक ऐसा देश था जो आज़ादी के बाद जमहूरियत को कायम कर चुका था। बांग्लादेश एक ऐसा देश बनकर उभरा था जहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ लोग, अगर आप यूएन के आंकड़ों में देखें तो गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए थे। उसके ठीक विपरीत पाकिस्तान को देखिए तो गरीबी और ख़ास तौर पे आतंक के दलदल में धंसता हुआ मुल्क है, और ऐसे मुल्क ने बांग्लादेश को अपनी ही राह पर, अपनी ही सड़क पर लाकर खड़ा करने के लिए किस तरह से दरअसल पूरे साजिशों का जाल रचा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम उस मीटिंग के बारे में आपको बतलाएंगे जो कि तारिक रहमान और आईएसआई के बीच में हुई। जो जानकारी मिली है उसके अलावा बीएनपी के लीडर तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, जो कि यूके में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप ढाका में लगे, ढाका की कोर्ट ने फैसला लिया, उसके बाद से वो भी देश से फरार हैं। और लगातार उनके ट्वीट्स को अगर आप देखें स्क्रीन पर तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से अपने ही मुल्क में अनरेस्ट फैलाने, जमहूरियत के खिलाफ जहर बोने और शेख हसीना को इस नौबत तक लाने में आईएसआई से मिलकर सबसे बड़ी साठगांठ तारिक रहमान ने लची। और ख़ास तौर पे सऊदी में उनके और आईएसआई के बैठकों का जो हवाला है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तमाम रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर दरअसल नज़र आता है सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का समूचा एक वीडियो ट्वीट, जो कि आईएसआई के हैंडल से दिखाई देता है, पाक आर्मी के हैंडल से दिखाई देता है, तारिक रहमान के हैंडल से दिखाई देता है, बीएनपी के हैंडल से दिखाई देता है, और वे तमाम लोग जो कि प्रो पाकिस्तान थे और बांग्लादेश छोड़कर यूके यूएस में रहते हैं, उनके हैंडल से दिखाई देता है। तो एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो बांग्लादेश में किस तरह से हुआ वो भी दरअसल आप देख सकते हैं। साथ ही जमात इस्लामी के रोल को हम नहीं भूल सकते, जिसके यूथ विंग ने इस पूरे ही बाउंडर को खड़ा करने, अनरेस्ट को क्रिएट करने, जमहूरियत पर जो है एक तरह से खंजर भोंकने में बड़ी भूमिका निभाई। उस पर कंट्रोल करने की तमाम शेख हसीना की कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। तो ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स आपको दिखाई देता है जो कि बांग्लादेश का है, जिसमें शेख हसीना मात खा चुकी हैं, अपने मुल्क से निकलकर भाग चुकी हैं, और वहाँ पर जीत हुई है तो इस्लामिक कट्टरपंथ की, जीत हुई है तो दरअसल उन तत्वों की जो जमहूरियत को नहीं पसंद करते, उन तत्वों की जो प्रो पाकिस्तान है, और ये जीत आईएसआई की हुई है। बीएनपी भले ही सत्ता में इस बहाने आने की कोशिशों में कामयाब दिखाई दे, लेकिन मुल्क का किस तरह से सत्यानाश हुआ है उसका एक दूसरा पहलू समझिए। अब आप जानिए कि किस तरह से पिछले चुनावों में दरअसल सीधे तौर पर
अमेरिका बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर सवाल किसी और नहीं बल्कि शेख हसीना ने उठाया था। शेख हसीना ने कहा था कि व्हाइट मैन, एक वर्ड यूज़ किया था, वो चाहते हैं कि वहाँ पर उनको एयरबेस दिया जाए और तब वे इस चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश की ज़मीन पर एयरबेस के लिए ज़मीन चाहता था, जो बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने नहीं दिया। इसके कारण अमेरिका और बांग्लादेश के बीच का तनाव जो है वो इतना चरम पर था कि चुनाव में न सिर्फ बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई, बल्कि उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका जहर बो रहा था और बांग्लादेशियों के वीज़ा पर भी नियंत्रण और कंट्रोल शुरू हो चुका था। इसके अलावा एक बड़ी मुहिम जो यूके से चल रही थी वो बीएनपी प्रो और ख़ास तौर पे एंटी बांग्लादेश फोर्सेस की थी, ये भी दिखाई दे रहा था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि ख़ास तौर पे बांग्लादेश में देखिए तो चीन जो है वो इस कामयाबी को हासिल कर चुका था कि वो अपना सबमरीन बेस बना रहा था। शेख हसीना एक तरफ चीन और एक तरफ भारत को हैंडल कर रही थी, बीच में थीन बैलेंस लेकर चल रही थी। अमेरिका के लिए ये एरिया पूरी तरह से अनटच था। अमेरिका यहाँ पर एंटर करना चाहता था, उसे चाइना को भी कंट्रोल करने के लिए ज़मीन चाहिए थी, जो ज़मीन अमेरिका को नहीं मिली तो अमेरिका बांग्लादेश के खिलाफ लगातार हम देखें तो अनरेस्ट क्रिएट करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। चाइना दरअसल लगातार आप देखें तो शेख हसीना के साथ डील की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जिनपिंग जिस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश करना चाहते थे, अपनी जड़ें जमाना चाहते थे, भारत के खिलाफ बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहते थे, शेख हसीना ने उतनी बड़ी जगह, उतना बड़ा स्पेस जिनपिंग को बांग्लादेश में नहीं दी, क्योंकि शेख हसीना को भारत के साथ भी बेहतरीन रिश्ते लेकर चलने थे। और इसीलिए आप देखिए कि BRI का प्रोजेक्ट हो, उसको दरकिनार किया शेख हसीना ने। और साथ ही पिछले महीने ही जब वो चीन दौरे पर थी, बीजिंग दौरे पर थी, उस दौरे को उन्हें कट शॉर्ट करना पड़ा, जिससे साफ ये तस्वीर उभर कर सामने आई कि बांग्लादेश और चीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पर्दे के दूसरी तरफ देखिए तो बांग्लादेश में जो दूसरी पार्टी BNP है, उसके साथ चीन के रिश्ते ठीक उसी तरह से गहरे दिखाई देते हैं जैसा कि उसका रिश्ता ISI और पाकिस्तान के साथ गहरा दिखाई देता है। तो शेख हसीना के लिए एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर, दूसरी तरफ चाइना जैसा सुपर पावर और तीसरी तरफ उसका अपना दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार प्लॉट्स क्रिएट कर रहा था, षड्यंत्र का निर्माण कर रहा था और उससे जूझना उसके लिए संभव नहीं पा रहा था। इस बीच घटनाक्रम पर अगर आप नज़र डालें तो ये कौन से तत्व थे जिन्होंने लगातार बांग्लादेश में इस तरह के उपद्रव मचाए? दरअसल जब इन फोर्सेस ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जमहूरियत के ज़रिए, चुनाव के ज़रिए नहीं जीती जा सकती शेख हसीना के खिलाफ, तब उन्होंने अनरेस्ट को सड़कों पर लाने का प्लान किया। और BNP प्रो जो समर्थित खास तौर पे आप देखिए इस्लामिक तत्व थे, इसके अलावा जो आतंकी तत्व थे, इसके अलावा जो कट्टर इस्लाम को पसंद करने वाले तत्व थे, जो जमहूरियत पे विश्वास नहीं करते, उन सबको दरअसल अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाने में न BNP ने कोई कसर छोड़ी, न ISI ने छोड़ी और ना ही अमेरिका ने छोड़ा। और इस तरह से ये पूरा का पूरा बांग्लादेश जैसा छोटा देश अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से एक तरफ और पाकिस्तान जैसे षड्यंत्रकारी देश से दूसरी तरफ पिसता चला गया और चाइना ने भी बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण ये नौबत पैदा हुई कि आज की तारीख में बांग्लादेश उसी जगह पर जा खड़ा हुआ है जहां वो 1975 में दिखाई देता था। 1975 में बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उनके सगे संबंधियों की हत्या हुई थी, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था। उस वक्त शेख हसीना विदेश में थी, बच गई थी, उनकी बहन भी बच गई थी, लेकिन फिर से जमहूरियत को स्थापित करने में वर्षों बरस लगे थे शेख हसीना को। और आज उसी शेख हसीना को अपने ही मुल्क से फिर एक बार इस कदर से बेरुखी का सामना करना पड़ा, निकलना पड़ा, जहाँ पर फिर जमहूरियत खतरे में है और इस्लामिक कट्टरपंथ जो है वो सर उठाकर खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल बांग्लादेश का अपडेट पर इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और ज़्यादा विमर्श और ज़्यादा विश्लेषण आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए विदा।